शुरू करते हैं। आज ही हमारे हैंड टूल्स की तीसरी क्लास है। हम आज इसमें पढ़ेंगे हेक्सा के बारे में। हेक्सा एक प्रकार का कटिंग टूल है। लोहे के लट्ठों, प्लेट, पाइप्स या सीट आदि को हेक्सा द्वारा धातु को काटने की क्रिया को हेक्साइंग कहते हैं। ये हमारा चित्र में हेक्सा दिखाया गया है। हेक्सा का ये भाग यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग, इसको बोलते हैं हेक्सा फ्रेम। और इस भाग को यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं हेक्सा ब्लेड। हेक्सा फ्रेम में यहाँ देखेंगे हैंडल है, ये है फिक्स ब्लेड होल्डर, ये है फ्रेम एडजस्टमेंट, फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट, या इसी के द्वारा ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं इसके द्वारा फ्रेम की लेंथ को एडजस्ट किया जाता है। ये पूरे को बोलेंगे फ्रेम। इसको बोलेंगे विंग नट। विंग नट को फ्लाई नट के भी नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कि विंग नट नट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको फ्लाई नट के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये है एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर। ठीक है। हेक्सा के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है हेक्सा फ्रेम, दूसरा है हेक्सा ब्लेड। जैसा कि दिखाया गया है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक हेक्सा फ्रेम, और ये है दूसरा भाग हेक्सा ब्लेड। हेक्सा फ्रेम, हेक्सा का मुख्य भाग उसका फ्रेम होता है जो कि सी शेप में होता है। इसके एक सिरे पर फिक्स स्क्रू लगा होता है, जिसमें अंदर की ओर पिन तथा बाहर की ओर हैंडल लगी होती है। दूसरे सिरे पर स्लाइडिंग स्क्रू लगा होता है, जिसमें फ्रेम के अंदर की ओर पिन लगी होती है, जिसे प्रोंग कहा जाता है। अब देखेंगे कि ये जो है स्लाइडिंग स्क्रू है ना, ये, और इसमें जो ये लगा है उसको बोलते हैं प्रोंग। क्या बोलते हैं? प्रोंग। ठीक है। फिर हेक्सा फ्रेम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फिक्स हेक्सा फ्रेम, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम और डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, फिक्स हेक्सा फ्रेम की एक फिक्स लंबाई के ब्लेड प्रयोग किए जा सकते हैं। इसमें जो है एक फिक्स लंबाई के जो ब्लेड होते हैं वो प्रयोग किए जा सकते हैं। यदि हेक्सा फ्रेम 200 mm लंबाई का है तो उस फ्रेम में इसी लंबाई का ब्लेड लगाया जाना चाहिए। इस फ्रेम को फिक्स फ्रेम कहते हैं। उस फ्रेम में पहले ब्लेड को पिन में फंसाया जाता है, इसके बाद इसमें लगे बिंग नट की सहायता से ब्लेड को कसा जाता है। बिंग नट कहाँ है? यहाँ है बिंग नट। ये हमारा फिक्स टाइप का हेक्सा फ्रेम है। देखेंगे चित्र में, ये हैंडल हो गया, ये हो गया ब्लेड, ये हो गया हेक्सा फ्रेम जो कि सी के आकार का है, ये हो गया विंग नट। ठीक, यहाँ एक पिन होती है और यहाँ एक पिन होती है। ये वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? स्लाइडिंग होता है। यहाँ पिन फंसा, दोनों पिनों में ब्लेड फंसा के और फिर इसको कसा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम 2 टुकड़ों में बना होता है। एडजस्टेबल स्क्रू की ओर के भाग में ग्रुप बने होते हैं, इससे फ्रेम की लंबाई को एडजस्ट किया जाता है। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम में 2 से 300 mm तक के ब्लेड प्रयोग किए जा सकते हैं। ये फ्रेम समतल तथा नालिका 2 प्रकार के होते हैं। चित्र में देखेंगे एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम को दिखाया गया है। इस फ्रेम में देखेंगे एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, और यहाँ ये क्या है, ये जो गोल गोल से बिंदु दिखाई दे रहे हैं या छेद टाइप का दिखाई दे रहा है, यही एडजस्ट करने के लिए एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम को दिए गए हैं। और ये हमारा क्या है? ब्लेड है। ठीक, विंग नट है, फिक्स ब्लेड है, हैंडल है। फिर अगला है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। यह भी सॉलिड फ्रेम का ही एक प्रकार है, जिसमें एक ही लंबाई के ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं। इसकी गहराई बहुत अधिक रखी जाती है, जिससे यह गहराई तक काटने पर भी जॉब पर अटकता नहीं है। चित्र में डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम को दिखाया गया है। फिर अगला जो भाग है हेक्सा का, वो है हेक्सा ब्लेड। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हेक्सा ब्लेड से ही पूछे जाते हैं। ठीक, हेक्सा में कटाई करने वाला पार्ट हेक्सा ब्लेड ही होता है। यह एक पत्ती के आकार का होता है। इसके दोनों सिरे गोलाई में कटे होते हैं। इसके दोनों सिरों पर पिन होल बने होते हैं, जिनकी सहायता से इसे हेक्सा फ्रेम में फिट किया जाता है। ठीक, इनकी दोनों दोनों या एक साइड में दांते कटे होते हैं, जो एक दिशा में झुके होते हैं। देखेंगे कि ये हेक्सा ब्लेड दिखाया गया है। ये इसका पिन होल हो गया, ये सेंटर लाइन है, साइड है, और ये बैक एज है। देखेंगे इसका अर्थ गोलाकार या गोलाकार में इसका
जो बाहरी किनारे हैं वो ग्राइंड किए हुए हैं और यहाँ दोनों तरफ पिन होल है। इस छोटे से भाग को यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है, ये है हेक्सा के दांते। ठीक है, अब देखेंगे ये जो हेक्सा के दांते हैं, इन दो दांतों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, पिच कहेंगे। ठीक है, हेक्सा ब्लेड के लिए कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील का प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले की क्लास में भी बताया है कि जब जब मैं किसी मटेरियल की बात करूं या किसी टूल्स के काम की बात करूं या उसके साइज की बात करूं, है ना, या उसको किसी अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसको हमको जरूर नोट करना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं, है ना। दांते काटने और होल बनाने के पश्चात इसे हार्ड और टेम्पर किया जाता है। कभी कभी होल वाले भाग को एनील भी किया जाता है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई सामान्यतः 250 mm से 300 mm तक होती है। ब्लेड की पत्ती की मोटाई 0.6 mm से 0.8 mm तथा चौड़ाई 12 mm से 16 mm तक होती है। हेक्सा ब्लेड की पिच उसके दो संलग्न दांतों के मध्य की दूरी होती है। देखेंगे ये दो दांते हो गए, इन दांतों के मध्य की दूरी को क्या कहेंगे, पिच कहेंगे। ठीक है, सामान्य हेक्सा ब्लेड में मोटी पिच, मध्यम पिच या पतली पिच के ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं। 1/8 mm तथा 1/8 mm तक मोटी पिच, 1 mm से एक एक सॉरी 1.8 mm तक मोटी पिच, 1.0 mm से 1.4 mm तक मध्यम पिच तथा 0.8 mm तक फाइन पिच होती है। अभी इस पिच को देखेंगे, हम आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। दांतों पर दिए गए टेम्पर के आधार पर ब्लेड तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ऑल हार्ड ब्लेड, दूसरा है हाफ हार्ड ब्लेड और तीसरा है फ्लेक्सिबल ब्लेड। आइए समझते हैं ये क्या होते हैं तीनों। ऑल हार्ड ब्लेड, हेक्सा ब्लेड का ऊष्मा उपचार कई प्रकार से किया जाता है। कुछ ब्लेडों की संपूर्ण बॉडी को ऊष्मा उपचार द्वारा हार्ड और टेम्पर किया जाता है, इन्हें ऑल हार्ड ब्लेड कहते हैं। केवल कुशल कारीगर ही इनका प्रयोग कर सकते हैं। इनमें लचीलापन नहीं होता है, जिससे ये थोड़ा सा मुड़ने अथवा बल लगाने पर टूट जाते हैं। ये ब्लेड हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। दूसरा, हाफ हार्ड ब्लेड, ब्लेड को टूटने से बचाने के लिए दांतों की ओर अधिक चौड़ाई तक ही ब्लेड को हार्ड किया जाता है, शेष भाग मुलायम ही बना रहता है। दांते की ओर आधी चौड़ाई, ठीक है ना, आधी चौड़ाई तक ही ब्लेड को हार्ड किया जाता है, शेष भाग मुलायम बना रहता है, जो उसे टूटने से बचाता है। मतलब अगर ये ब्लेड है ऐसी इतनी मोटी, तो इसके आधे भाग को क्या करेंगे, हार्ड कर देंगे, और आधा भाग जो है ये वाला भाग ये मुलायम रहता है, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। इस ब्लेड की कठोरता कम रहती है, फलतः इसके दांते जल्दी ही घिस जाते हैं। इस प्रकार के ब्लेड का प्रयोग कम कठोर तथा या मुलायम धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। तीसरा है फ्लेक्सिबल ब्लेड, इस प्रकार के ब्लेडों में केवल दांतों को ही हार्ड तथा टेम्पर किया जाता है। यह अत्यधिक नम्य अर्थात लचीले होते हैं। इनके झटका खाकर टूटने की दर कम होती है। इस प्रकार के ब्लेडों का प्रयोग पतली चादरों, पाइपों तथा वक्र लाइनों के साथ काटने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त हेक्सा ब्लेड में प्रयुक्त दांतों के ग्रेड के आधार पर ये निम्न चार प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने कैसा पढ़ा था, इनके टेम्पर के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे ग्रेड के आधार पर। हेक्सा ब्लेड चार प्रकार के होते हैं। पहला है कोर्स ग्रेड हेक्सा ब्लेड, इस ब्लेड में 14 से 18 दांते प्रति इंच कटे होते हैं। ध्यान रखिएगा, 14 से 18 दांते प्रति इंच। इनका उपयोग माइल्ड स्टील, तांबा, एल्यूमीनियम तथा पीतल आदि धातु की मोटी कटाई के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मोटी कटाई के लिए कोर्स ग्रेड। अब प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि मोटी कटाई के लिए किस ग्रेड के हेक्सा ब्लेड की आवश्यकता होती है, तो कोर्स ग्रेड। और कभी कभी प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि कोर्स ग्रेड हेक्सा ब्लेड में 1 इंच में कितने दांते कटे होते हैं, तो 14 से 18 दांते। ठीक है, फिर है मीडियम ग्रेड हेक्सा ब्लेड, इस ब्लेड में 20 से 24 दांते प्रति इंच कटे होते हैं तथा इस प्रकार के ब्लेड सभी प्रकार की धातुएं जैसे कास्ट आयरन, टूल स्टील, माइल्ड स्टील, तांबा इत्यादि
के इत्यादि काटने के लिए किया जाता है। फिर है फाइन ग्रेड हेक्सा ब्लेड। इस ब्लेड में 20 से 24 दांते प्रति इंच कटे होते हैं। इनका प्रयोग पतली चादरें, पाइप तथा ट्यूब आदि काटने के लिए किया जाता है। फिर अगला है सुपर फाइन हेक्सा ग्रेड हेक्सा ब्लेड। इसमें 30 से 32 दांते प्रति इंच कटे होते हैं। इनका प्रयोग अत्यधिक कठोर धातुओं तथा पतली सीटों को काटने के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ब्लेड की पिच। पिच हम पहले भी तो ऊपर पढ़ चुके हैं। पिच दो परस्पर जो दांते होते हैं, क्रमिक दांते, उनके मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? पिच। दो निकटवर्ती दांतों के मध्य की दूरी को ब्लेड की पिच कहते हैं। हेक्सा ब्लेड को उनकी लंबाई, पिच तथा प्रकार के आधार पर डिजाइन किया जाता है। ठीक है। कोर्स ग्रेड मैंने पहले भी पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है ना। मोटी पिच मतलब कोर्स, ठीक है। कोर्स ग्रेड 1.8 mm, मीडियम 1.4 mm से 1 mm, फाइन 0.8 mm। ठीक है। फिर अब इम्पोर्टेंट है ब्लेड के दांतों की सेटिंग। ब्लेड को उनके द्वारा काटी गई झिर्री में फंसने से बचाने के लिए उनके दांतों को दोनों ओर कुछ मोड़ दिया जाता है, जिससे कि उनके द्वारा काटने वाली झिर्री की चौड़ाई ब्लेड की मोटाई से अधिक होती है। इस प्रक्रिया को दांतों की सेटिंग कहा जाता है। सेटिंग करने से ब्लेड अपने द्वारा बनाई गई झिर्री में नहीं फंसता तथा घर्षण भी कम हो जाता है। दांतों की सेटिंग दांतों की सेटिंग के प्रकार निम्न है। पहला है सिंगल स्टेगर्ड सेटिंग, दूसरा है डबल स्टेगर्ड सेटिंग और तीसरा है वेब सेटिंग। इनसे भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। आइए समझते हैं कि ये सिंगल स्टेगर्ड, डबल स्टेगर्ड और वेब सेटिंग क्या होते हैं। पहला है सिंगल स्टेगर्ड। इस प्रकार की सेटिंग में एक दांत बाएं तथा दूसरे दांत दाएं को मोड़ा जाता है। इस प्रकार अल्टरनेटली दाएं बाएं दांते मोड़े जाते हैं। प्रत्येक 4 दांतों के बाद 5वां दांत सीधा रखा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे दांतों की अल्टरनेट सेटिंग भी कहा जाता है। यह सीधा दांता बुरादा बाहर निकालता है और आधार को सीधा रखता है। यह सेटिंग मोटे पिच के ब्लेडों में की जाती है। इसमें देखेंगे एक दाएं है, एक बाएं, एक दाएं, एक बाएं है और बीच में एक तो सीधा रहता है। इसको बोलते हैं सिंगल स्टेगर्ड। अब है डबल स्टेगर्ड सेटिंग। इस सेटिंग में दो दांतें बाएं और मोड़ने के पश्चात दो दांतें दाईं ओर मोड़े जाते हैं। इसके पश्चात 5वां दांता सीधा छोड़ दिया जाता है। यह सेटिंग मीडियम पिच के लिए उपयुक्त है। ठीक है। इसमें देखेंगे कि दो दाएं हैं, दो बाएं, दो बाएं, दो दाएं, एक तो बीच में छोड़ दिया गया है। ठीक है ना। फिर दो बाएं, फिर दो दाएं और बीच में एक तो छोड़ दिया गया है। तो इसको बोलते हैं डबल स्टेगर्ड सेटिंग। हम पढ़ते जा रहे हैं और चित्र भी देखते जा रहे हैं तो हमको सारा कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर है वेब सेटिंग। इस प्रकार की सेटिंग में दांतों को एक लहर के आकार में सेट किया जाता है। यह सेटिंग फाइन तथा सुपर फाइन पिच के ब्लेडों में की जाती है। ठीक है। देखेंगे कि एक लहर के आधार पर, जैसे लहर चलती है, जैसे नदी चल रही ना, उस आधार पर इसकी सेटिंग को सेट किया जाता है। ठीक है ना। इसको बोलते हैं वेब सेटिंग। ठीक। वेब मतलब लहर होती है। हेक्सा को प्रयोग करने की विधि देखिए। कुछ जो भी टूल्स है ना, उनको कैसे यूज करना है ये बहुत जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये नहीं जान पाएंगे कि इन ब्लेडों को कैसे यूज करेंगे तो फिर हम इनके बारे में अच्छे से नहीं जान पाएंगे और इनको अच्छे से चला भी नहीं पाएंगे। हेक्सा से कटाई करने के लिए निम्नलिखित पदों में कार्य करना चाहिए। पहला, जॉब पर कटिंग लाइन की मार्किंग करनी चाहिए। दूसरा है, जाब को 22 में इस प्रकार बांधना चाहिए कि हिक्सा कहीं अड़े नहीं और कटिंग लाइन साफ दिखाई देती रहे। तीसरा है, जॉब की कटिंग सतह 22 से 5 से 6 mm की दूर से अधिक दूर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा चैटरिंग आ सकती है। चैटरिंग मतलब वो जो आवाज आती है ना, खूब लंबी, खूब जोर जोर से, जो कानों में चुभती है, उसी को बोलते हैं चैटरिंग। ठीक है। फिर है, चौथा है, जाब की धातु तथा मोटाई के अनुसार ब्लेड का चयन करना चाहिए। जैसे कि स्टील की जॉब के लिए हाई स्पीड स्टील का ब्लेड चुनना चाहिए, जबकि ब्रास या एल्यूमिनियम के लिए हाई कार्बन स्टील का ब्लेड चुना जाना चाहिए। फिर अगला है, ब्लेड को फ्रेम में फिट करते समय उसके दांतों का झुकाव आगे की ओर अर्थात फ्लाई नट की दिशा में रखना चाहिए।
इससे हेक्सा अगले स्ट्रोक में कटिंग करता है। फिर अगला है, हेक्सा को आगे ले जाते समय उस पर दबाव डालना चाहिए तथा अपनी तरफ खींचते समय उसे ढीला छोड़ना चाहिए। फिर अगला है, जहां कटिंग करनी है अर्थात कटिंग लाइन के पास बाएं हाथ का अंगूठा रखकर उसके नाखून से गाइडेंस देते हुए फाइल से भी ग्रुप बना लेना चाहिए। ठीक ना। ये तो हो गई हेक्सा को प्रयोग करने की विधि। अब हम सावधानियां, सावधानियां बहुत जरूरी हैं। गलती से अगर दुर्घटना से बचना है तो सावधानियां हमको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। हेक्सा द्वारा कटिंग शुरू करने से पहले प्रयोग में लाई जाने वाली सावधानियां। पहला, जहां कटिंग शुरू करनी है वहां रेती से वी ग्रुप बना लेना चाहिए। इससे ब्लेड एक निश्चित स्थान पर कटिंग करता है। दूसरा, हेक्साइंग के समय दाएं हाथ से हेक्सा का हैंडल पकड़कर आगे पीछे चलाने के लिए जोर लगाना चाहिए। साथ ही बाएं हाथ से फ्रेम को आगे से सहारना चाहिए। ठीक ना, यह सहारा देना चाहिए। फिर तीसरा है, हेक्साइंग के समय मात्र फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही दाब डालना चाहिए, क्योंकि केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटाई होती है। फिर अगला है चौथा, चिम्मड़ धातुओं को काटते समय शीतलक या पानी का प्रयोग करते हैं जिससे ब्लेड अधिक गर्म न होने पाए। ढलवा लोहे की कटाई में कोई कूलेंट प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि एल्यूमीनियम के लिए कैरोसिन का उपयोग किया जाता है। फिर है अगला पांचवा, कटिंग करते समय झटके से हेक्सा को नहीं चलाना चाहिए। हेक्सा फ्रेम ब्लेड हमेशा सीधे चलाना चाहिए। टेढ़ा होने पर उसकी कटाई टेढ़ी होगी तथा ब्लेड में फंसकर टूट सकता है। फिर अगला है, ब्लेड के टूटने पर पुराने कट में नया ब्लेड नहीं चलाना चाहिए, यह फंसकर टूट सकता है। फिर अगला है, ब्लेड की पूरी लंबाई का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेक्सा। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टूल्स है वो पढ़ने जा रहे हैं, फाइल्स। किसी कार्यखंड की सतह से खुरदुरी सतह वाले औजार को रगड़कर अवांछित पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया को रेतना कहते हैं तथा प्रयुक्त औजार को रेती या फाइल कहते हैं। ठीक है, फाइल वो ऑफिस वाली फाइल नहीं, रेती है ना। रेती के द्वारा हम प्लेन सतह, वक्र सतह, झिर्री, सीधी झिर्री, वृत्ताकार या आयताकार होल तथा लगभग प्रत्येक प्रकार की आकृति पर से अतिरिक्त पदार्थ को बारीक कणों के रूप में हटा सकते हैं। इसके लिए विभिन्न आकार व साइज की रेतियां बाजार में उपलब्ध हैं। नीचे चित्र में रेती को पकड़ना तथा उसके द्वारा किसी कार्यखंड की रेताई दर्शाया गया है। देखेंगे रेती को कैसे पकड़ते हैं। एक हाथ हैंडल में है हमारा दायां हाथ और बायां हाथ उसके पॉइंट में है ना, नीचे में सबसे ऊपरी वाले हिस्से में। और ये हमारा क्या है, बेंच वाइस है और इसमें ये हमारा जॉब है जिसकी रेताई की जा रही है। रेती के मुख्य भाग, रेती के मुख्य भाग निम्न प्रकार है। देखेंगे कि इस भाग को बोलेंगे हैंडल, इस भाग को बोलेंगे फेरुल, जो एक छल्ला नहीं लगा रहता लोहे का जो कि उसको है क्या बोलते हैं, हैंडल को दबा के रखता है, उसको बोलते हैं फेरुल। फिर इस नीचे वाले भाग को, फेरुल के जस्ट नीचे वाले भाग को बोलते हैं शोल्डर। फिर उसके नीचे भाग को बोलते हैं टैंग। और ये जो खाली वाला भाग है ना जिसमें कटिंग दांतें नहीं है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं हील। ठीक है, फिर इसको बोलते हैं कोर, जो साइड में है ना इसको बोलते हैं कोर। और फेस जिसमें ये कटिंग रहते हैं, कट लगे रहते हैं ना, उसको बोलते हैं फेस। और सबसे निचले भाग को, ठीक ना, इसको बोलते हैं टिप या पॉइंट बोलते हैं। और रेती की लंबाई टिप या पॉइंट से टैंग से लेके टिप या पॉइंट तक को, है ना, इसको ये होती है रेती की लंबाई। ठीक, फिर है अच्छा भाग को डिटेल में समझेंगे। फेस, रेती का वह चपटा भाग जिसमें कटाई दांते बने होते हैं, फेस कहलाता है। टैंग, रेती का वह नुकीला भाग होता है जिस पर हैंडल लगाया जाता है, टैंग कहलाता है। फिर हैंडल, रेती को पकड़ने के लिए टैंग पर लगा भाग उसका हैंडल कहलाता है। फिर है हील, फेस तथा टैंक के मध्य कुछ भाग प्लेन तथा बिना दांतों के बचता है, इस भाग को क्या कहते हैं, हील कहते हैं। देखेंगे ये भाग है ना, अभी समझ में आएगा, ये देखिए, तो इसको बोलते हैं हील। फिर है कोर, रेती का वह पतला भाग जिस पर समांतर
दांतों की एकल पंक्ति होती है जिसको कोर कहा जाता है या कहलाता है। फिर है टिप या पॉइंट। रेती के निचले सिरे को पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट की लंबाई व चौड़ाई देखकर ही रेती की लकड़ी के हत्थे के आधा आधा आकार का निर्धारण किया जाता है। फिर है शोल्डर। हील के ऊपर टैंग बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टेपर भाग को शोल्डर कहते हैं। ये थोड़ा कट गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है। हील के ऊपर टैंक बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टेपर भाग को शोल्डर कहते हैं। फिर है फेरुल। हैंडल में दरार पड़ने पर दुर्घटना से बचाने के लिए हैंडल के ऊपर धातु का छल्ला फिट किया कर दिया जाता है। इस धातु के छल्ले को ही फेरुल कहा जाता है। फिर अगला जो टॉपिक है वो है रेतियों का वर्गीकरण। अब देखिए रेतियां बहुत सारी प्रकार की रेतियां होती हैं, कई ग्रेड में होती हैं, कई लंबाई के आधार पर होती हैं, कई दांतों की सेटिंग के आधार पर होती हैं, कोई तो आकार के आधार पर होती है। तो ऐसे हम चार आधार पर रेतियों को वर्गीकृत करते हैं। पहला है आकृति के आधार पर, दूसरा है दांतों की कटिंग के आधार पर, तीसरा है दांतों की ग्रेड के आधार पर, और चौथा है लंबाई के आधार पर, है ना। तो पहला आधार है आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर रेतियां निम्न प्रकार की होती हैं। पहला है फ्लैट रेती या फ्लैट फाइल। समझेंगे, चित्र भी देखते जाएंगे और यहाँ पढ़ते भी जाएंगे, दोनों में समझ में आ जाएगा। यह एक आयताकार काट वाली फाइल होती है जिसकी मोटाई और चौड़ाई में लगभग 5 गुने का अंतर होता है। मतलब चौड़ाई और मोटाई में 5 गुने का अंतर होता है। हील की ओर यह 2/3 भाग लंबाई में समांतर रहती है तथा शेष 1/3 भाग पॉइंट की ओर चौड़ाई तथा मोटाई दोनों में ही टेपर हो जाता है। ठीक है। इसकी दोनों ही चपटी सतहों पर फलकों पर सिंगल कट या डबल कट दांते कटे होते हैं। ये हमारा ये वाला जो सतह है ना वो चपटा सतह दोनों है, ठीक है ना। इसमें सिंगल कट, वो सॉरी, ये वाला सतह जो है वो चपटा वाला सतह है, ठीक है ना। इनमें सिंगल कट या डबल कट दांते कटे होते हैं, जबकि दोनों एज पर सिंगल कट दांते, ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग एज है। इनमें कैसा होते हैं, दोनों एज पर सिंगल कट दांते बने होते हैं। इनका प्रयोग कार्यशालाओं में सबसे अधिक होता है। इनके द्वारा चपटी सतहों का निर्माण किया जाता है। अगली जो रेती है वो है हैंड फाइल। यह रेती भी फ्लैट फाइल के समान आयताकार काट वाली होती है। इसकी चौड़ाई समस्त लंबाई में एक समान होती है। यह पॉइंट की ओर 1/3 भाग लंबाई तथा मोटाई में टेपर होती है। इसकी एक एज पर सीधे सिंगल कट दांते तथा दूसरी एज बिना दांतों की होती है। देखेंगे समझेंगे, ये हमारी कौन सी रहती थी, फ्लैट फाइल। इसमें हर तरफ दांते कटे हैं, देखेंगे इधर भी कटे, इधर भी कटे, इधर भी कटे, इधर भी कटे। लेकिन जो हैंड फाइल है उसमें एक एज पर सीधे सिंगल कट दांते हैं, जबकि दूसरी एज बिना दांतों की। अब देखेंगे इसमें, ये देखेंगे इस तरफ दांते हैं, इस तरफ भी दांते हैं, इस तरफ भी दांते हैं, पर ये वाली जो साइड है ना, यहाँ पर कोई दांता नहीं दिख रहा है। बिना दांतों वाली इस एज को सुरक्षित कोर या सेफ एज कहते हैं। यह सेफ एज रेती की फ्लैट सतह को खड़ी अवस्था में जाब को साइड से फाइल करने में सहायता करती है तथा जिस सतह पर सेफ एज चलती है वह सतह खराब नहीं होती। ठीक है, ये हमारा दिखाया गया हैंड फाइल। ठीक है, इसमें देखेंगे एक तरफ जो है वो कटिंग नहीं है या कटाई दांते नहीं है, इसीलिए इसको सेफ एज कहते हैं। अगला है मिल रेती। इस रेती की चौड़ाई तथा मोटाई समस्त लंबाई में एक समान रहती है। इसकी एज चौरस, गोल या डायमंड आकार में होती है। इन एजों पर सिंगल कट दांते बने होते हैं। इनका उपयोग अर्धगोलाकार ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है। इस रेती का प्रयोग लेथ मशीन पर जाब की सतह को परिष्कृत करने या ड्रा रेताई करने के लिए किया जाता है। ये देखेंगे, ये है मिल रेती, है ना। फिर है अगला त्रिभुजाकार रेती, ट्रायंगुलर रेती। इस रेती की अनुप्रस्थ काट सम त्रिभुज के समान होती है, इसलिए इसे त्रिभुजाकार रेती कहा जाता है। इस रेती में 3 समान आकार के आयताकार फलक होते हैं।
जिस पर सामान्यतः सिंगल कट वाले दांते बने होते हैं। इस रेती का भी पॉइंट की ओर एक तिहाई भाग टेपर किया होता है। इस रेती का प्रयोग मुख्य रूप से आरी के दांतों पर धार लगाने तथा चौकोर या तिकोने खांचों के कोने शार्प करने के लिए किया जाता है। चित्र में त्रिभुजाकार रेती दिखाई गई है। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? इस रेती का मुख्य प्रयोग आरी पर धार लगाने, ठीक है ना, आरी पर धार लगाने तथा चौकोर या तिकोने खांचों के कोने साफ करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है ना। इन पर साधारणतः कैसे कट रहते हैं? सिंगल कट वाले दांते बने होते हैं, ठीक है। ये है हमारी ट्रायंगुलर, ठीक है ना, यहाँ से भी समझ में आ जाएगा कि ये ट्रायंगुलर है। फिर है अगला है वर्गाकार रेती, स्क्वायर रेती। इस रेती की अनुप्रस्थ काट वर्गाकार होती है। इसमें 4 समान आयताकार फलक होते हैं जिन पर डबल कट दांते, देखिए ट्रायंगुलर में कैसे दांते थे? सिंगल कट, लेकिन वर्गाकार मतलब स्क्वायर में कैसे हैं? डबल कट दांते बने होते हैं। इस रेती का पॉइंट की ओर 1/3 भाग टेपर में बना होता है। जिस चीज को मैं बहुत जोर दे के बोल रहा हूँ ना, उसको जरूर आप लोगों को नोट करते जाना है। जैसे मैंने अभी इसको जोर दे के बोला कि ट्रायंगुलर में सिंगल कट वाले दांते होते हैं और स्क्वायर में डबल कट वाले। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं कि स्क्वायर फाइल में क्या मतलब और इनमें किस तरह के दांते कटे होते हैं। अब ऑप्शन दे देगा सिंगल कट, डबल कट, एक में सिंगल एक में डबल, दोनों में सिंगल दोनों में डबल, ठीक ना, दोनों में कोई नहीं, ऐसे करके ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो अपने को ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। इस रेती का प्रयोग संकीर्ण झिर्रियों तथा आयताकार या वर्गाकार छिद्रों को रेतने के लिए किया जाता है, ठीक है। चित्र में वर्गाकार रेती तथा उसके अनुप्रयोग को दर्शाया गया है। ये देखेंगे एक ये छिद्र है, इसमें क्या ये आयताकार रेती द्वारा फाइलिंग की जा रही है ना। फिर अगला है गोल रेती। गोल रेती की अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होती है। इसका भी 1/3 भाग पॉइंट की ओर टेपर में होता है, ठीक है। इस रेती के संपूर्ण पृष्ठ पर सिंगल कट वाले दांते होते हैं। इस रेती का उपयोग वृत्ताकार या वक्र सतहों को रेतने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये हमारी गोल रेती दिखाई गई है, ठीक है। ये भी क्या होती है? 1/3 भाग कैसी होती है? टेपर होती है और पतली होती जाती है। फिर है हाफ राउंड रेती। इस रेती की अनुप्रस्थ काट अर्धवृत्त के समान होती है। इसका भी पॉइंट की ओर 1/3 भाग टेपर होता है। इस रेती की वक्र सतह पर सिंगल कट दांते तथा फ्लैट सतह पर डबल कट दांते होते हैं, ठीक है। वक्र सतह मतलब ये वाली सतह, इसमें सिंगल कट दांते, और ये वाली सतह फ्लैट सतह, इसमें डबल कट दांते बने होते हैं। इस रेती का प्रयोग समतल तथा आंतरिक वक्राकार दोनों प्रकार की सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। नीचे चित्र में ये दिखाई गई है हाफ राउंड रेती। अगली जो रेती है वो है निडल रेती। निडल रेती बहुत बारीक अनुप्रस्थ काट वाली होती है, जबकि काट की आकृति विभिन्न प्रकार की होती है। इनका पॉइंट नुकीला होता है, इसलिए इन्हें निडिल रेती कहा जाता है। इनकी लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। मैंने कहा है जब कभी भी मैं साइज वाइज की बात करूँ उसको नोट करते जाना, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको नोट कर लेना कि इनका साइज कैसा होता है, 10 से 20 सेंटीमीटर। इनकी टैंक गोल होती है तथा हाथ से सीधे पकड़ी जाती है, अतः यह हैंडल का कार्य करती हैं। ये रेतियां बहुत हल्के कार्यों में प्रयोग की जाती है, ठीक है। फिर दूसरी जो रेती है वो है नाइफ एज रेती। इस रेती की अनुप्रस्थ काट चाकू के समान होती है, ठीक है ना। ये देखेंगे इसकी जो अनुप्रस्थ काट है चाकू के समान, ठीक है। एक तरफ एकदम नुकीला, दूसरी तरफ थोड़ा सा चौड़ा है, ठीक। तथा एक एज नुकीली होती है। इसकी काट का कोण 10 डिग्री होता है, ठीक ना। ये वाला जो कोण है ये कितना है? 10 डिग्री। और हमने पढ़ा ही है कि जितना कम डिग्री उतना ज्यादा, उतना नुकीला, उतना ज्यादा नुकीला, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा नुकीला ये 10 डिग्री, ठीक है ना। 10 डिग्री मतलब नुकीला, ठीक है। इसकी संपूर्ण लंबाई के 1/3 भाग पर टेपिंग की
होती है। इसके दोनों फलकों पर डबल कट दांते होते हैं। इसका प्रयोग अति संकीर्ण स्थानों पर रेताई करने के लिए किया जाता है। चित्र में नाइफ एज रेती तथा उसकी प्रयोग विधि को दर्शाया गया है। ठीक है। फिर जो अगला है आधार है वो है, अभी तो हमने आकृति के आधार पर रेती पढ़ा था, विभिन्न विभिन्न आकृति के आधार पे, गोल है ना, त्रिभुजाकार, आयताकार, फ्लैट हैंड, ये सब पढ़ा, नाई पेज वगैरह, नीडल, है ना। अब हम पढ़ेंगे दांतों की कटिंग के आधार पर रेती कितने प्रकार की होती है। दांतों की आकृति का रेती की उपयोगिता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दांतों की कटिंग के आधार पर रेतियां निम्न 5 प्रकार की होती हैं। पहला है सिंगल कट रेती। इन रेतियों में दांते फलक पर सीधी रेखाओं में बने होते हैं। ये रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तथा फलक की केंद्र रेखा से 60 डिग्री पर होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये देखेंगे कि ये कैसी होती हैं। दांतें फलक पर सीधी रेखाओं में बनी हुई होती हैं। ये परस्पर समांतर होती हैं, मतलब एक है फिर दूसरी है फिर तीसरी है, ऐसे करके, तथा फलक के केंद्र पर 60 डिग्री पर होती है। ठीक है। इन रेतियों से धातु कम कटती है परंतु सतह अच्छी प्रकार परिष्कृत होती है। इन रेतियों का प्रयोग औजारों की धार बनाने के लिए किया जाता है। कठोर धातुओं को रेतने के लिए किया जाता है। ठीक ना। दांतों का झुकाव इस प्रकार होता है कि आगे चलने पर ही रेती से रेतने का कार्य होता है। और इनका डिग्री कितना है, दांतों का एंगल कितना है, 60 डिग्री का। ये डिग्री वगैरह भी पूछ ली जाती है कि कितने डिग्री एंगल में दांते कटे होते हैं सिंगल कट में। सिंगल कट में 60 डिग्री। अब देखेंगे वही डबल कट में इनकी डिग्री चेंज हो जाएगी। डबल कट मतलब दोनों तरफ जिसमें दांते कटे हो। ठीक है। इन रेतियों में दांतों की दो पंक्तियां आपस में विकर्ण के रूप में होती हैं। दांतों की प्रथम कट पंक्ति को ओवर कट, ये कट 70 डिग्री के कोण पर होता है। दूसरा कट इसके विकर्ण पर होता है जो कि 51 डिग्री के कोण का बना होता है। इसे अप कट या अंडर कट कहते हैं। 70 डिग्री वाले को क्या कहेंगे, ओवर कट, और 51 डिग्री वाले को कहेंगे अप कट या अंडर कट। अब देखेंगे ये है। ठीक है। तो ये कौन सी कट है, अप कट या अंडर कट, और इसको बोलेंगे ओवर कट। ठीक है। डबल कट रेती सिंगल कट की अपेक्षा अधिक धातु हटाती है परंतु इसके द्वारा प्राप्त सतह चिकनी नहीं होती। रफ कार्यों के लिए इस रेती का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। ये एक देखेंगे, ये एक लाइन है, कटिंग लाइन, ये 51 डिग्री की है और नीचे वाली 70 डिग्री की है। ठीक है ना। ये है हमारी डबल कट रेती। फिर अगला है रैस्प कट रेती। ठीक। सिंगल कट तथा डबल कट रेतियों के समान इन रेतियों के दांते सीधी लाइनों में तथा एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि रेती के फलक पर दूर दूर पंच द्वारा उभार कर बनाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ये देखेंगे कि पंच द्वारा उभार कर बनाए गए हैं। ठीक है। इनका प्रयोग लकड़ी, रबड़ तथा घोड़े के खुर आदि को मुलायम करने के लिए तथा चिम्मड़ धातुओं को रेतने के लिए किया जाता है। ये हमारी कैसी होगी, रास्प कट रेती। हम चित्र देखेंगे जैसे ही इसमें बिंदु 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 टाइप के बने हैं ना, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारी रास्प कट रेती है। और इनका प्रयोग लकड़ी, रबड़ या घोड़े की खुर आदि को मुलायम करने के लिए किया जाता है। ठीक है। फिर है अगला है कर्व्ड कट रेती। ठीक ना। कर्व्ड मतलब ऐसा अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार। इस रेती के दांते फलक पर सीधे न बनाकर कर्व्ड आकृति में एक दूसरे के समांतर बनाए जाते हैं। देखेंगे ये कर्व आकृति है और एक दूसरे के समांतर ऐसे बनती जाती है, एक दूसरे को काटती नहीं है कहीं भी। यह रेती मुलायम धातुओं की रताई करने के कार्य में प्रयुक्त की जाती है। इसके द्वारा बहुत कम पदार्थ को काटा जाता है। इसे बिकमन रेती भी कहते हैं। मैंने कई बार बोला है कि जहां भी दूसरा नाम किसी चीज को इस नाम से, इस अन्य नाम से भी जानते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, बिकमन रेती के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है स्पाइरल कट रेती। इस रेती के दांते स्पाइरल आकृति में बने होते हैं तथा पॉइंट की ओर से शुरू होकर हील तक पहुंचते हैं। इस प्रकार के दांते गोल रेती में होते हैं। अब देखेंगे इसके दांते कैसे हैं, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुंचेंगे। जैसे चूड़ी नहीं बनी होती शुरू से लेकर अंत तक, वैसे ही इसमें
ऐसे देखेंगे कि दांते बने हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्पाइरल कट रेती। अब दो आधार पर तो वर्गीकरण हो गया। अब जो तीसरा आधार है हमारा वो कैसा है, दांतों के ग्रेड के आधार पर, है ना। दांतों के ग्रेड से तात्पर्य दांतों की मोटाई से है। रेती के दांतों का ग्रेड प्रति सेंटीमीटर में बने दांतों की संख्या द्वारा दिया जाता है। कम प्रति सेंटीमीटर संख्या से अभिप्राय दांते मोटे होंगे, परंतु यदि प्रति सेंटीमीटर संख्या अधिक है तो दांते बारीक होंगे। ग्रेड्स के आधार पर रेतियां निम्न प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला है रफ रेती। इस रेती में 8 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं। यह सबसे ज्यादा मोटे दांतों की रेती होती है। यह सबसे अधिक धातु भी उतारती है। यह रेतियां कठोर सतहों पर स्लिप हो जाती हैं, इसलिए इनका प्रयोग मुलायम धातुओं को रेतने तथा अधिक कटाई व ढलाई के कार्यों के लिए किया जाता है। चित्र में रफ रेती दिखाई गई है। ये प्रति सेंटीमीटर में 8 दांते होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार होती है रफ, ठीक है। इसमें देखेंगे कि बड़े बड़े ब्लॉक्स बने हैं, मतलब ये रफ रेती है। फिर अगला है बास्टर्ड रेती। चित्र भी देखते जाइएगा। इन रेतियों में 12 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं। यह मध्यम ग्रेड की रेती है, ठीक। इसका प्रयोग हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रकार की धातुओं के लिए किया जाता है, इसलिए ये सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली रेती है। चित्र में बास्टर्ड रेती का ग्रेड दिखाया गया है, ये देखेंगे, है ना। इसमें 12 दांते प्रति सेंटीमीटर। फिर अगला है सेकंड कट रेती। सेकंड कट रेती में 16 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं, अर्थात ये बास्टर्ड रेती से अधिक महीन होती है। इसके द्वारा अच्छी परिष्कृत सतह प्राप्त होती है। नीचे चित्र में इसका ग्रेड दर्शाया गया है, ठीक है। ये है सेकंड कट रेती। फिर है स्मूथ रेती। यह रेती बहुत कम धातु हटाती है, इसलिए हल्के कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें 20 से 24 दांते प्रति सेंटीमीटर होती है। इसके द्वारा अत्यधिक परिष्कृत सतह प्राप्त होती है। ये हमारा स्मूथ कट रेती देखेंगे। इसके आगा इसकी तुलना में यहाँ पे ज्यादा दांते बने हुए। फिर है सुपर डेड स्मूथ रेती। इस रेती में दांतों की संख्या 40 से 65 दांतें प्रति सेंटीमीटर तक होती हैं। इनका प्रयोग बहुत ही परिशुद्ध तथा परिष्कृत सतह प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आइए देखेंगे हमारी सुपर डेड स्मूथ रेती। इसमें देखेंगे कि बहुत सारे दांते बने हुए हैं। देखेंगे ये रफ रेती की अपेक्षा देखेंगे इसमें कितना ज्यादा दांते बने हुए हैं, है ना। अब जो अंतिम आधार है वर्गीकरण का रेती के, वो है लंबाई के आधार पर, ठीक है। लंबाई के आधार पर भी रेतियों को वर्गीकृत किया जाता है। रेती की लंबाई पॉइंट से हील तक पूरी ली जाती है, ठीक है। रेती की लंबाई पॉइंट से हील तक की दूरी होती है। रेती की लंबाई पॉइंट से हील तक की दूरी होती है। इस अब प्रश्न इससे बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक ना, कि रेती की लंबाई कहाँ से कहाँ तक ली जाती है। तो रेती की लंबाई पॉइंट से हील तक की दूरी होती है। बाजार में 10 से 45 सेंटीमीटर लंबाई तक की रेतियां मिलती हैं। महीन कार्यों के लिए कम लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर, मध्यम कार्यों के लिए यह 15 से 25 सेंटीमीटर की रेतियां तथा भारी कार्यों के लिए 25 से 45 सेंटीमीटर लंबी रेतियां प्रयोग की जाती है। अन्य रेतियों की भी हम बात करेंगे। अन्य रेतियां जैसे पहली है रोटरी रेती। ये रेतियां किसी मशीन में पकड़कर प्रयोग की जाती हैं। इसमें बने स्पिंडल को ड्रिल मशीन या लेथ मशीन पर लगे चक में पकड़कर रेती को घुमाया जाता है तथा कार्यखंड को उसके विरुद्ध दबाव डालकर रेता जाता है। इसलिए ये रेतियां हाई स्पीड स्टील या सीमेंटेड कार्बाइड की बनाई जाती हैं, ठीक है। ये है रोटरी रेती, ठीक है ना। कभी कभी हम लोग उन लोगों के पास ये रेतियां देखें जो मूर्ति वूर्ति बनाने का काम करते हैं ना, एकदम फिनिशिंग का काम, उसमें मूर्ति वूर्ति का काम करते हैं, ठीक ना। वीडियो वीडियो में कई बार देखा होगा। तो इस प्रकार की रेतियां उन्हीं के पास होती है, ठीक ना। देख रहे हैं ये गोल रेती है, ठीक है। यो सॉरी रोटरी रेती है। इनका प्रयोग डाइयों में बनी कैविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये बाजार में विभिन्न साइजों व आकृतियों के सेट के रूप में उपलब्ध होती है। दूसरी जो रेती है वो है क्रॉसिंग रेती, ठीक।
इस रेती में कोई भी समतल सतह नहीं होती, बल्कि दोनों सतहें अलग अलग अर्धगोलाकृतियों में होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ना। ये देखेंगे ऐसी होती है, ठीक ना, अर्धगोलाकार, ना तो गोलाकार होती है, ठीक ना, और ना ही चपटी होती है, समतल, है ना। ठीक, इस रेती का प्रयोग विभिन्न प्रकार की वक्र सतहों को रेतने में किया जाता है। फिर अगली है बैरेट रेती। यह भी एक विशेष प्रकार की अनुप्रस्थ काट वाली रेती होती है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है, जिसमें एक सतह अधिक चौड़ी तथा अन्य दो सतहें छोटी होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक ना। ये चित्र है, ठीक है। एक सतह कैसी है, त्रिभुजाकार है, ठीक ना, इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है, एक सतह अधिक चौड़ी तथा अन्य दो सतहें छोटी होती हैं। देखेंगे कि यहाँ पास एक सतह अधिक चौड़ी है और अन्य दो सतहें जो ये और ये वाली हैं वो छोटी छोटी है, ठीक है। इसकी मात्र चौड़ी सतह पर ही दांते कटे होते हैं, अन्य दोनों सतहें समतल अर्थात बिना दांतों के होते हैं। इस रेती का प्रयोग 60 डिग्री से कम झिर्री के किनारों को शार्प करने के लिए किया जाता है। कहीं कहीं पर इसे कैंट रेती के नाम से भी जाना जाता है, मतलब बैरेट रेती को कैंट रेती के नाम से भी जाना जाता है। फिर है अगला है डाई सिंकर्स रेफलर रेती। विभिन्न आकारों में उपलब्ध इन रेतियों को विशेष प्रकार से मोल्डिंग या कटिंग डाई बनाने वाले फिटर्स के उपयोग के लिए बनाया जाता है। ये रेतियां ये रेतियां 12 रेतियों के सेट में 10 सेंटीमीटर लंबाई में विभिन्न ग्रेडों में उपलब्ध होती हैं, ठीक है ना। ये है डाई सिंकर्स रेफलर रेती। इन रेतियों के बारे में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमको आगे चल के नॉलेज रहे, इंटरव्यू वगैरह में अगर कोई पूछ ले तो। फिर अगला है बैंड रेती। इस रेती के ब्लॉकों को बैंड मशीन के स्टील के पट्टे पर स्क्रू या रिवेट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जब पट्टा चलता है तो इसके विरुद्ध फ्लैट कार्यखंडों की सतहों को दबाव दिया जाता है, जिससे सतह की रेताई होती है। तो ये कैसी रेती है, बैंड रेती। अगली है टिंकर रेती। यह रेती भी फ्लैट रेती के समान आयताकार सेक्शन वाली होती है, परंतु इसकी मात्र निचली सतह पर ही दांते बने होते हैं, ऊपरी सतह पर हैंडल फिट किया जाता है। इसका प्रयोग बहुत बड़ी फ्लैट इनका प्रयोग बहुत बड़ी फ्लैट सतह जैसे ऑटोमोबाइल की बॉडी की टिंकरिंग के पश्चात फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। इसे ब्लॉक रेती के नाम से भी जाना जाता है। टिंकर रेती को और किस रेती से जाना जाता है, ब्लॉक रेती के नाम से। ये देखेंगे ये है टिंकर रेती, ठीक ना। फिर अगला है मशीन रेती। इस प्रकार की रेतियों पर डबल कट दांते बने होते हैं। इन रेतियों की लंबाई व आकार मशीन की क्षमता के अनुसार रखे जाते हैं, ठीक है। आंतरिक व एवं बाह्य सतहों की फाइलिंग के लिए इन रेतियों का प्रयोग किया जाता है। डाई सिंकर्स एवं टूल जैसे कार्यों के लिए मशीन रेतियां अत्यंत उपयोगी होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये कैसी हैं, मशीन रेतियां। अब है फाइलिंग या रेताई करना। देखेंगे कि जैसा कि पहले से स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी कार्यखंड से अतिरिक्त पदार्थ को फाइल द्वारा रगड़कर अलग करने की प्रक्रिया को रेतना या फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग करने के लिए छोटे जाबों को वाइस में पकड़ा जाता है। बड़े व भारी जाब बिना पकड़े ही फाइल किए जा सकते हैं। फाइलिंग करने की विधि चित्र में दर्शाई गई है। सही प्रकार से फाइलिंग करने के लिए निम्नलिखित कार्य करें। ये देखें, ये रेताई की जा रही है। सर्वप्रथम जाब पर मार्किंग करनी चाहिए। दूसरा, जाब की आकृति व आकार के अनुसार उसे वाइस या फिक्चर में पकड़ने की व्यवस्था करें। यदि जाब को वाइस में पकड़ा गया है तो कम से कम 3 mm जाब वाइस के बाहर रहना चाहिए तथा जाब फिटर की कोहनी की ऊंचाई तक होना चाहिए। फिर अगला है जाब की धातु व आकार के अनुसार रेती का चुनाव करें। फाइल का चुनाव करते समय जाब की वांछित सतह परिष्करण का ध्यान रखना चाहिए। फाइलिंग प्रारंभ करने से पहले जाब के सामने रेतने की दिशा में खड़े होना चाहिए। बायां पैर आगे, दायां पैर पीछे रखना चाहिए। दोनों पैरों के बीच लगभग 30 सेंटीमीटर का अंतर रहना चाहिए। फिर अगला है फाइलिंग करते समय फाइल
को हैंडल से दाएं हाथ में फाइल को हैंडल से दाएं हाथ में पकड़ना चाहिए तथा जाब पर यूनिफॉर्म दबाव डालने के लिए फाइल के अगले सिरे को बाएं हाथ की उंगलियों से दबाना चाहिए। साथ ही दाएं हाथ की हथेली से फाइल को आगे की ओर धकेलना चाहिए। उपरोक्त अनुसार फाइल को जॉब के एक सिरे पर चलाकर दूसरे सिरे तक ले जाना चाहिए। इससे समतल सतह प्राप्त होती है। फिर अगला है, फाइल को आगे ले जाते समय ही दबाव डालना चाहिए क्योंकि मात्र फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही धातु काटी जाती है। फाइल को पीछे लाते समय बिना किसी दाब के इसे वापस लाना चाहिए। फिर अगला है, सतह की समतलता की जांच ट्राई स्क्वायर द्वारा समय समय पर करते हुए फाइलिंग करनी चाहिए। फिर अगला है, जहां तक संभव हो फाइल की पूरी लंबाई का प्रयोग करना चाहिए, इससे कार्य शीघ्रता से होता है। फिर अगला है, समय समय पर आवश्यकता अनुसार फाइल की पिनिंग करते रहना चाहिए। पिनिंग मतलब फाइल में जो कण वगैरह उसके घुस जाते हैं ना, उसको बाहर कर देना चाहिए। ठीक है ना। फिर है फाइलिंग करने की विधियां। पहला है स्ट्रेट फाइलिंग। ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ स्ट्रेट फाइलिंग करते हुए दिखाया गया है। जब वॉइस की अक्ष के समांतर फाइल को चलाकर फाइलिंग की जाती है तो उसे स्ट्रेट फाइलिंग कहते हैं। अब प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है, स्ट्रेट फाइलिंग किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि जब वॉइस की अक्ष के समांतर फाइल को चलाकर फाइलिंग की जाती है तो उसे स्ट्रेट फाइलिंग कहते हैं। इस विधि में अधिकतम धातु कटती है लेकिन चैटरिंग आने की संभावना अधिक होती है। इस विधि में फाइलिंग एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जाती है। इसमें फाइल को संतुलित करके सीधा रखते हुए आगे पीछे चलाने की आवश्यकता होती है। दूसरा है क्रॉस फाइलिंग। पहले चित्र देख लेंगे। ठीक है। ये है क्रॉस फाइलिंग, एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर, क्रॉस। ठीक है। क्रॉस फाइलिंग, इसमें फाइल को वॉइस के अक्ष में 45 डिग्री पर चलाकर फाइल की जाती है। फाइलिंग विकर्ण के एक कोने से प्रारंभ की जाती है, तत्पश्चात बाईं ओर 45 डिग्री पर फाइलिंग की जाती है। मतलब एक बार ऐसे, फिर दूसरी बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस प्रकार से फाइलिंग की जाती है। ठीक है। इस प्रकार एक के पश्चात दूसरी बार फाइलिंग करने पर आपस में क्रॉस हो जाती है, इसलिए इसे क्रॉस फाइलिंग कहते हैं। इस प्रकार से फाइलिंग करने पर चैटरिंग होने की संभावना कम होती है तथा सतह अधिक समतल बनती है। फाइल को चलाने की दिशा चित्र में दिखाई गई है। इसे डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं। कौन सी फाइलिंग कहेंगे? डायगोनल फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग को डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। फिर अगला है ड्रा फाइलिंग, है ना। चित्र में ये ड्रा फाइलिंग दिखाई गई है, देख लेंगे। दोनों हाथ को ऐसे पकड़कर आगे पीछे ऐसे चलाते हैं। ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या? ड्रा फाइलिंग। इस प्रक्रिया में फाइल को दोनों हाथ में कसकर पकड़ते हैं तथा वॉइस के सामने या साइड में खड़े होकर फाइल को जाब की सतह पर रगड़ते हुए आगे पीछे चलाते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे कम धातु कटती है। ड्रा फाइलिंग जाब की सतह पर बीच में आए उठान को खत्म करने के लिए की जाती है। रफ फाइलिंग के कारण सतह पर बनी खरोंचों को दूर करके अच्छी परिष्कृत सतह पाने के लिए भी ड्रा फाइलिंग की जाती है। फिर अगला है कर्व्ड फाइलिंग। कर्व सतह पर फाइलिंग फ्लैट फाइल द्वारा की जाती है। इसमें फाइल को फॉरवर्ड स्ट्रोक में ले जाते समय हैंडल वाले भाग को नीचे की से उठाते हैं जिससे संपूर्ण कर्व सतह पर फाइल रगड़ते हुए आगे जाती है। इसको बोलते हैं कर्व फाइलिंग। देखेंगे इस तरह इस तरह इस तरह, मतलब ये कर्व फाइलिंग है। ठीक है। फाइल करते समय सावधानियां बहुत जरूरी है। लोग हमेशा इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर हम सावधानियों को जाने रहेंगे तो हमको चोट लगने की या हमारे साथ दुर्घटना होने की संभावना कम रहेगी। फाइल करने से पूर्व जॉब पर मार्किंग कर लेनी चाहिए। जॉब के आकार तथा धातु के अनुसार उपयुक्त फाइल का चयन करना चाहिए। बिना हैंडल की फाइल नहीं प्रयोग करनी चाहिए। जॉब की सतह से तेल, ग्रीस व जंग अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। मुलायम धातु पर रफ फाइल द्वारा फाइलिंग नहीं करनी चाहिए जिससे पिनिंग दोष दूर हो जाए। ठीक है। फिर अगला है
जाब फाइल को जाब पर पूरी लंबाई पर प्रयोग करना चाहिए। फिर अगला है फाइल पर पिनिंग दोष उत्पन्न होने की स्थिति में से हाई हार्ड स्टील वायर ब्रश से साफ करके प्रयोग करना चाहिए। फिर अगला है फाइलिंग करने से पूर्व एवं उसके पश्चात फाइल को साफ करके रखना चाहिए। फिर अगला है फाइलिंग के दौरान फाइल को जाब पर समांतर व संतुलित रखना चाहिए। फिर अगला है गर्म जॉब पर फाइलिंग नहीं करनी चाहिए जिससे इसके टेम्परामेंट नहीं उतरे। फिर अगला है धार रहित फाइलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर अगला है फाइलिंग में प्रयुक्त विभिन्न फाइलों को एक साथ ना रखकर अलग अलग रखना चाहिए। फिर अगला है छोटी जॉब को फाइलिंग के लिए वाइस में इस प्रकार बांधना चाहिए कि फाइलिंग के दौरान जॉब और वाइस हिले ना। फिर अगला है फाइल को हथौड़े के समान चोट मारने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसलिए ये टूट जाती है। ठीक है। फिर अगला है अत्यंत कठोर सतहों पर सीधे फाइलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे फाइल के दांते खराब हो जाते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा फाइल। अब हम आगे पढ़ेंगे स्निप। हाथ द्वारा 1.2 mm मोटाई तक की चद्दर को काटने के लिए स्निप का प्रयोग किया जाता है। इसकी बनावट तथा क्रिया सिद्धांत कैंची के समान होती है। यह हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इनके कर्तन किनारों को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। किसी स्निप की समस्त लंबाई उसके आकार को प्रकट करती है। बनावट के आधार पर स्निप दो प्रकार की होती हैं। पहला है स्ट्रेट स्निप। देखेंगे चित्र में ये स्ट्रेट स्निप दिखाई गई है। इस स्निप के ब्लेड सीधे होते हैं। इसका उपयोग सीधी रेखा में कटिंग करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा बड़ी त्रिज्या के वक्र भी काटे जा सकते हैं। फिर दूसरा है बेंट स्निप। देखेंगे चित्र में बेंट स्निप दिखाया गया है। वक्र लाइन में कटिंग करने के लिए बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है। वृत्ताकार कटिंग करने के लिए स्निप के ब्लेडों को मोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम बेंट स्निप। देखेंगे मुड़ी हुई है। ठीक है। फिर अगला जो हमारा टूल है वो है ग्राइंडर। ठीक है। कार्यशाला में धातु काटने के लिए ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का व्हील होता है जिसकी सतह पर एब्रेसिव पदार्थ लगा रहता है। ग्राइंडर द्वारा कार्यखंड की सतह से 0.25 mm से 0.5 mm तक धातु कणों के रूप में हटाई जा सकती है। ग्राइंडर द्वारा धातु हटाने की प्रक्रिया को ग्राइंडिंग कहा जाता है। ग्राइंडर द्वारा धातु हटाने की प्रक्रिया को ग्राइंडिंग कहा जाता है। ग्राइंडिंग प्रक्रिया में ग्राइंडिंग व्हील में लगे हुए बहुत से एब्रेसिव कण छोटे छोटे कटिंग टूलों की तरह कार्य करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये देखेंगे कि ये एब्रेसिव कण है और इन्हीं एब्रेसिव कण की वजह से कार्यखंड की जो होती है घिसाई होती है, ग्राइंडिंग होती है ना। इन एब्रेसिव कणों को ग्राइंडिंग पहिए की आकृति प्रदान करने के लिए एक बंधक पदार्थ जिसे बाइंडर कहा जाता है प्रयोग किया जाता है। एब्रेसिव कणों को बाइंडर में मिला के, ठीक ना, जो उनको एब्रेसिव कण को चिपकाए रखता है और फिर उसको पहिए का आकार दे दिया जाता है ना, और फिर उसे ग्राइंडिंग मशीन में फिट कर दिया जाता है। ग्राइंडिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य कटिंग टूलों की आकृति बनाना, उनकी धार लगाना, बिना कठोर की गई सतहों से बारीक कणों के रूप में धातु हटाकर उच्च यथार्थता तथा सतह परिष्कृत प्रदान करना होता है। ग्राइंडिंग व्हील द्वारा ग्राइंडिंग करने के अतिरिक्त टूल को हाथ में पकड़कर भी ग्राइंडिंग की जाती है। इसे ऑफ हैंड ग्राइंडिंग कहते हैं, जिसका वर्णन आगे निम्नवत है। ऑफ हैंड ग्राइंडिंग। ऑफ हैंड ग्राइंडिंग से अभिप्राय उस ग्राइंडिंग संक्रिया से है जहां पदार्थ को व्हील द्वारा हटाने में अधिक परिशुद्धता की आवश्यकता नहीं होती। इसे करने के लिए जाब को हाथ से ग्राइंडिंग पहिए के विरुद्ध प्रेस किया जाता है। ऑफ हैंड ग्राइंडिंग प्रक्रिया में फाइन ग्रिट वाले डायमंड द्वारा नुकीले किए गए डल टूल का प्रयोग किया जाता है। यदि टूल नया और मानक डिजाइन का है तो सिलिकॉन कार्बाइड के पहिए 5000 फीट प्रति मिनट
की गति से घूमते हुए घिसाई तथा फाइन ग्रेड सिलिकॉन कार्बाइड के डायमंड व्हील से 5000 से 6000 फीट प्रति मिनट की गति से घुमाते हुए सतह फिनिशिंग करते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑफ हैंड ग्राइंडिंग। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील द्वारा घिसाई के लिए ग्रेन का आकार 60 तथा सिलिकॉन कार्बाइड व्हील द्वारा फिनिशिंग करने के लिए ग्रेन का आकार 100 से 200 के मध्य रखा जाता है। हाफ हैंड ग्राइंडिंग जाबों की रफ ग्राइंडिंग तथा स्क्राइबर, पंच, चीजर, ट्विस्ट ड्रिल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इत्यादि की रीशेपिंग करने के लिए की जाती है। ठीक है, फिर दूसरा है, ठीक है, अब है ग्राइंडर के प्रकार। ऑफ हैंड ग्राइंडिंग बेंच या पेडेस्टल ग्राइंडर द्वारा की जाती है, जिनका वर्णन निम्नवत है। ठीक है ना, पहला है बेंच ग्राइंडर। ठीक, बेंच ग्राइंडर हमारे वर्कशॉप में भी है, ठीक ना, और पेडेस्टल ग्राइंडर भी। सामान्यतः प्रत्येक कार्यशाला में एक बेंच ग्राइंडर अवश्य लगा होता है। इसे स्नेगिंग तथा ऑफ हैंड ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग की जाती है। इसे कार्यशालाओं में सामान्य रिपेयरिंग औजारों पर धार लगाने, कास्टिंग की हैंडलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। छोटे कारखंडों को ग्राइंडिंग के समय सहारा देने के लिए नीचे टेक लगी होती है। बेंच ग्राइंडर पर आवश्यकता अनुसार पॉलिशिंग व्हील लगाकर पॉलिशिंग की जा सकती है। बेंच पर लगाकर प्रयोग करने योग्य होने के कारण इसे बेंच ग्राइंडर कहते हैं। बेंच ग्राइंडर क्यों कहते हैं? क्योंकि बेंच पर लगाकर प्रयोग करने के योग्य होती है। ठीक है, ये हमारा बेंच ग्राइंडर दिखा है, इसमें नीचे वाला वो नहीं होता है लेग। ठीक है ना, ये इसमें क्या है, ये व्हील गार्ड है, सुरक्षा आवरण है, फाइन व्हील है, शाफ्ट है, इधर भी फाइन व्हील है, इधर भी सुरक्षा आवरण है, और इसमें एक मोटर लगी होती है बीच में जो कि व्हील को घुमाती है। ठीक है ना, बेंच ग्राइंडर के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। पहला है बॉडी। उच्च सामर्थ्य को सहन करने के लिए बेंच ग्राइंडर की बॉडी उच्च ग्रेड वाले ढलवा लोहे की बनाई जाती है। फिर दूसरा है स्पिंडल। स्पिंडल उच्च ग्रेड वाली स्टील का बनाया जाता है जो डीप ग्रूव बॉल बीयरिंग में बंधा होता है। बॉल बीयरिंग को अच्छे से ग्रीस व सील्ड किया जाता है। इन स्पिंडलों से ही ग्राइंडिंग व्हील बंधे होते हैं। ठीक ना, ये देखो, ये जो ग्राइंडिंग व्हील है ना, एक इधर दिखाया जा रहा है, एक इधर दिखाया जा रहा है, वो किससे बंधे हैं? स्पिंडल से बंधे हैं। ठीक है ना, स्पिंडल से बंधे हैं। इन स्पिंडलों से ही ग्राइंडिंग व्हील बंधे होते हैं। एक व्हील रफ दाने वाला तथा दूसरा फाइन दाने वाला होता है। फिर है मोटर। संतुलित ग्राइंडिंग व्हील कंपन को कम करके स्मूथ प्रचालन में सहायक होती है। मोटर को विद्युत से चलाया जाता है जो आर्मेचर शाफ्ट ग्राइंडिंग व्हील लगाने के लिए स्पिंडल का कार्य करता है। मोटर की वाइंडिंग पर नमी व धूल में काम करने के लिए विद्युत रोधी वार्निश लगी होती है। ठीक है, फिर अगला है स्विच। मोटर को चलाने के लिए ग्राइंडर पर एक रोटरी ऑन ऑफ स्विच लगा दिया जाता है जो आधार से जुड़ा रहता है। फिर है सुरक्षा आवरण। सुरक्षा आवरण को ग्राइंडिंग व्हील पर लगाया जाता है। यह धातु कार्यखंड के कणों को छितरने से रोकता है। अगला जो ग्राइंडर का प्रकार है वो क्या है? पेडेस्टल ग्राइंडर। यह भी हमारे वर्कशॉप में लगा हुआ है। यह प्रयोग करने तथा बनावट में बेंच ग्राइंडर के समान है। अंतर मात्र यह है कि इसमें मोटर को एक उचित ऊंचाई के स्टैंड पर रखा जाता है जिससे ग्राइंडिंग करने के लिए बेंच की आवश्यकता नहीं होती। इसे इसे भी हाथ द्वारा ग्राइंड करने के लिए ऐसे स्थान पर प्रयोग किया जाता है जहां कारखंडों की विमाएं बहुत एक्यूरेट न हो। पेडेस्टल स्टैंड ग्राइंडर चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? पेडेस्टल ग्राइंडर है ना। देखेंगे कि ये हमारा क्या है? पेडेस्टल ग्राइंडर है। ये बेंच में न रहकर डायरेक्ट जमीन से एक निश्चित ऊंचाई तक लगी होती है ना। इसमें देखेंगे ये व्हील गार्ड लगा हुआ है, ये शाफ्ट है, इसी में क्या है, जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील है कोर्स ग्रेड की है, इधर फाइन ग्रेड की है, लगी हुई है। ठीक है ना, और ये एक शीशा लगा हुआ है प्लास्टिक का जो कि हमको उससे बचाता है कणों के फैलने से। ग्राइंडिंग प्रक्रिया। पहला है ग्राइंडिंग टूल को मानक ऊंचाई पर सेट करें, इसकी अच्छी तरह से निरीक्षण करें। दूसरा है
ग्राइंडर पर कांच शील्ड को ठीक प्रकार से सेट करें कि इससे ग्राइंडर दृश्य भी दिखे और ग्राइंडिंग के दौरान उड़ने वाले कणों से सुरक्षा भी हो सके। तीसरा है, ग्राइंडर को स्टार्ट करके जाब को हाथ से पकड़कर इसे ग्राइंडिंग टूल पर रखें। तत्पश्चात उचित दाव डालकर उसे ग्राइंडिंग व्हील की तरफ धक्का दें अथवा चलाएं। फिर चौथा है, ग्राइंडिंग व्हील पर उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराएं एवं ग्राइंडिंग प्रक्रिया पूर्ण करें। फिर पांचवा है, इसके उपरांत सरफेस गेज तथा अन्य मापक टूल की सहायता से जाब की साइज माप लें तथा ग्राइंडर बंद कर दें। अब ग्राइंडिंग, ये तो हो गया ग्राइंडिंग करने की प्रक्रिया। अब है ग्राइंडिंग करते समय सुरक्षा सावधानियां। कभी देखिए, जो ये ग्राइंडर है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। कभी कभी इससे बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, तो हमको सुरक्षा सावधानियां जरूर पढ़नी है ना। मैं हर टूल्स की ही सुरक्षा सावधानियां इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग किसी भी दुर्घटना के घटने से पहले ही अब संभल जाएं, है ना। ग्राइंडर पर कार्य करते समय ऑपरेटर को निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, ग्राइंडिंग करने से पहले ऑपरेटर को चश्मा लगा लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चश्मा लगाना, ठीक ना। इससे क्या होता है, चश्मा नहीं लगाने से उसके जो कण होते हैं ना, जो चिप्स होते हैं, वो निकल कर आंख में घुस जाते हैं और आंख फिर वो आंख मतलब खराब होने की स्थिति तक आ जाती है, ठीक है। दूसरा है, ग्राइंडिंग व्हील को काम में लाने से पहले उसको ड्रेस करना चाहिए। ग्राइंडिंग व्हील पर कार्य करने से पहले उसे बांधने से पहले व्हील को चेक कर लेना चाहिए। फिर टूल पोस्ट ग्राइंडिंग व्हील के केंद्र से 2 mm से अधिक नीचा नहीं होना चाहिए। ग्राइंडर को ग्राइंडर के ठीक सामने खड़े नहीं होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक प्रेशर ना दें, अन्यथा व्हील टूटकर आपको घायल कर सकता है। फिर अगला है, ग्राइंडिंग व्हील गार्ड हमेशा प्रयोग करें। फिर अगला है, जहां तक संभव हो शीतलक का प्रयोग करें। फिर अगला है, व्हील की साइडों से जाब को ग्राइंड नहीं करना चाहिए। फिर है, ग्राइंडिंग व्हील के पूरे फेस को प्रयोग में लाएं। फिर है अगला, लकड़ी को ग्राइंडर पर ग्राइंड नहीं करना चाहिए। फिर अगला है, चलते हुए ग्राइंडिंग व्हील को हाथ से रोकने की कोशिश ना करें। देखिए, कभी कभी एक मौज मस्ती में स्टूडेंट जो क्या करते हैं, हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। चलिए, तो ये हो गया हमारा ग्राइंडर, हमने ग्राइंडर को अच्छे से समझा। अब हम पढ़ेंगे संयोजन और वियोजन औजार, मतलब खोलने व बांधने वाले औजार। किसी भी इंजन, मशीन अथवा वाहन की मरम्मत या उससे संबंधित कार्य करने के लिए उसे खोलने अथवा बांधने संयोजन की आवश्यकता होती है। इस कार्य हेतु संयोजन वियोजन औजारों का प्रयोग किया जाता है। कार्य की आवश्यकता अनुसार इन औजारों का चयन किया जाता है तथा इनके उपयोग से मशीन के संयोजन एवं वियोजन संबंधी कार्य सरलता से बिना हानि के संपन्न किए जा सकते हैं, ठीक है। ये औजार निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है स्पैनर, दूसरा है रिंच, तीसरा है प्लायर्स, चौथा है पेचकस और पांचवा है बीरिंग तथा पुल्ली पुलर्स। ये हमारे किस प्रकार के औजार हैं, संयोजन एवं वियोजन औजार। अब इसमें जो पहला औजार है स्पैनर, स्पैनर को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मशीनों में मशीनों में विभिन्न अवयवों को प्रायः नट बोल्टों द्वारा जोड़ा जाता है। ये बोल्ट या नट अपने आप खुले नहीं, इसके लिए इन्हें बलपूर्वक कस दिया जाता है। बोल्ट प्रायः षट्भुजाकार या चौकोर आकार में होते हैं, है ना। इसको इन्हें कसने या खोलने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे स्पैनर कहते हैं। स्पैनर का मुंह नट में सेट करने के पश्चात इसके हैंडल पर बल लगाने से लीवरेज के सिद्धांत के अनुसार नट को पर्याप्त दबाव मिल जाता है। हैंडल पर अधिक बल लगाने के लिए कभी कभी हथौड़े या पाइप का सहारा नहीं लेना चाहिए, है ना। हैंडल पर अधिक बल लगाने के लिए कभी भी हथौड़े या पाइप का सहारा नहीं लेना चाहिए। स्पैनर को अन्य नामों जैसे पाना, चाबी आदि के नाम से भी जाना जाता है। लोकल जो वर्कशॉप में मिस्त्री वगैरह होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, पाना, चाबी, ये सब, है ना। पट्टी पाना, ठीक ना, टी रिंच, ऐसी भाषाओं में उनको बुलाते हैं ना। स्पैनर वेनेडियम स्टील इंपॉर्टेंट है ना, से फोर्ज करके बनाए जाते हैं, है ना।
किससे? वैनेडियम स्टील से फोर्ज करके बनाए जाते हैं। तत्पश्चात इन्हें ऊष्मा उपचार प्रक्रम द्वारा हार्ड और टेम्पर कर लिया जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं स्पैनर के प्रकार। स्पैनर कार्यशाला में प्रायः निम्न प्रकार के स्पैनर प्रयोग किए जाते हैं। पहला है ओपन एंडेड स्पैनर, दूसरा है क्लोज्ड एंडेड स्पैनर, तीसरा है कॉम्बिनेशन स्पैनर, चौथा है रिंग स्पैनर, पांचवा है एडजस्टेबल फेस स्पैनर, छठवां है हुक स्पैनर, सातवां है एडजस्टेबल स्पैनर, फिर आठवां है टी सॉकेट स्पैनर और नौवां है ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर। पहला है ओपन एंडेड स्पैनर। सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला यह स्पैनर है। इसके सिरे पर एक खुला खांचा होता है जो नट या बोल्ट की हेड को दो समांतर सतहों के बीच की दूरी के बराबर होता है। ठीक है, यह सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले स्पैनर है। इसके सिरे पर एक खुला खांचा होता है जो नट या बोल्ट के हेड की दो समांतर सतहों के बीच की दूरी के बराबर होता है। इन खांचों में नट या बोल्ट के हेड को फंसाकर लीवर पर बल लगाते हैं। यह खांचा स्पैनर की अक्ष के साथ 15 डिग्री का कोण बनाता है। यह स्पैनर 6 से 12 6 8 10 12 पीस के सेट में मिलते हैं। ये स्पैनर इंचों में 1/4 इंच से एक सही 3/4 इंच तथा एमएम में 6 mm से 32 mm तक उपलब्ध होते हैं। ये स्पैनर दो प्रकार के होते हैं। सिंगल ओपन एंडेड स्पैनर, ठीक, जिसमें ये देखेंगे एक ही तरफ केवल सिंगल ओपन एंड है, ठीक है ना। और डबल ओपन एंडेड स्पैनर, इसमें देखेंगे कि दो तरफ ओपन एंड है ना, तो इसको बोलेंगे डबल ओपन एंडेड स्पैनर। ठीक है, फिर दूसरा जो स्पैनर था वो था क्लोज एंडेड स्पैनर, है ना। इस प्रकार के स्पैनर में सिरा खुला न होकर बंद होता है। इससे इसमें एक सिरे पर गोल रिंग के अंदर षटभुजाकार या चौकोर छिद्र नट या बोल्ट के हेड के अनुसार बना होता है। यह एक मजबूत स्पैनर है जो नट या बोल्ट के हेड पर अधिक बल लगाता है। इसमें नट या बोल्ट के हेड के स्लिप होने की संभावना नहीं रहती है। चित्र में क्लोज एंडेड स्पैनर दिखाया गया है, ठीक है ना। ये हैंडल है, इसका बंद सिरा है, यहीं से नट बोल्ट फंसाकर इसको क्या करते हैं, खोलते कसते हैं। फिर है कॉम्बिनेशन स्पैनर। इस स्पैनर का एक सिरा खुले मुंह वाला मतलब ओपन एंडेड और दूसरा सिरा बंद मुंह वाला मतलब क्लोज एंडेड, ठीक ना होता है। दोनों सिरों का साइज एक ही होता है, अतः इसे मात्र एक ही साइज के नट या बोल्ट कसने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। चित्र में देखेंगे कॉम्बिनेशन स्पैनर दिखाया गया है। अगला है रिंग स्पैनर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं ये भी। इस स्पैनर के दोनों सिरे गोल तथा कुछ ऑफसेट किए होते हैं। इनके बीच में छिद्र होता है। इस छिद्र में 12 खांचे होते हैं जो नट पर लगाने पर उसके सभी कोनों को फंसा लेते हैं। किसके? नट के सभी कोनों को फंसा लेते हैं, ठीक ना। इससे इसके स्लिप होने की संभावना कम रहती है। इसे 12 पॉइंट बॉक्स रेंच भी कहा जाता है। अब मैंने पहले भी बताया है, जहां कहीं भी दूसरा नाम होगा किसी चीज का, किसी टूल्स को अन्य नामों से जाने जाएंगे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। 12 पॉइंट बॉक्स रिंच भी कहा जाता है। ये संकीर्ण ये स्पैनर संकीर्ण जगहों में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके दोनों सिरों का आकार अलग अलग होता है, ठीक है। ये देखेंगे चित्र में, ये है ऑफसेट। मैंने पहले भी कई बार बताया है ऑफसेट आकृति कैसी होती है, जहां कभी भी ऐसी हो ऐसी आकृति ऑफसेट होती है, ठीक है ना। तो देखेंगे कि ये हमारा रिंग स्पैनर। फिर अगला है एडजस्टेबल फेस स्पैनर, देखेंगे। हाँ, अभी एडजस्टेबल स्पैनर भी आएगा। ये कैसा है? एडजस्टेबल फेस स्पैनर। डिवाइडर या कैलिपर के समान इसकी दो भुजाएं होती हैं जो एक सिरे पर रिवेट द्वारा जुड़ी होती हैं। इस स्पैनर के दूसरे सिरे पर एक एक पिन लगी होती है। देखेंगे कि यहाँ क्या लगी है? पिन लगी हुई है, ठीक है ना। पिन लगी होती है। आवश्यकता अनुसार स्पैनर की भुजाओं के बीच की दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इन दोनों के बीच की दूरी को घटाया और बढ़ाया जा सकता है ना। इसके द्वारा किसी भी ऐसे बोल्ट या नट को खोला जा सकता है जिसके पृष्ठ पर दो छिद्र बने हों। चित्र में ये देखेंगे एडजस्टेबल फेस स्पैनर दिखाया गया है, ठीक है ना। ये दोनों पिनें फंस जाएंगी और इसको खोला और कसा जा सकता है। फिर अगला है हुक स्पैनर। इस स्पैनर में
90 डिग्री के एक वृत्त के सेंटर में के एक सिरे पर एक हुक तथा दूसरे सिरे पर हैंडल होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया, ये एक हुक है और ये है हैंडल, ठीक है, दिखाया गया है। इस हुक के बोल्ट व नट की परिधि पर बने छिद्र या स्लॉट में फंसाकर खोलने या बंद करने के लिए आवश्यकता अनुसार घुमाया जाता है। अब इसमें देखेंगे एडजस्टेबल फेस स्पैनर, मैंने बताया था ना, एडजस्टेबल फेस स्पैनर, दो पिनें लगी हैं और इन दोनों की लंबाई को घटाया बढ़ाया जा सकता है ना, मतलब साइज को। अब देखेंगे एडजस्टेबल स्पैनर, यह स्पैनर ओपन एंडेड स्पैनर का परिष्कृत रूप है। इसमें खुले सिरे के खांचे को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस स्पैनर के जा को 250 mm से 250 mm से सॉरी, इसमें ये 250 mm नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक, ये 2.5 mm होना चाहिए, है ना, 2.5 या 25.0 mm से 28.5 mm तक एडजस्ट किया जा सकता है। अतः एक ही एडजस्टेबल स्पैनर कई साइजों के नट व बोल्ट के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एडजस्टेबल स्पैनर के खुले मुंह पर एक स्थिर जबड़ा तथा दूसरा चल जबड़ा होता है। यह चल जबड़ा इसमें लगे एक स्क्रू नट द्वारा एडजस्ट किया जा सकता है। इनका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। हम सब ने ये वाला रिंच अपने घरों में भी बहुत देखा होगा कि एक रिंच से ही हम बहुत सारे रिंचों का काम कर लेते हैं, ठीक ना, ठीक, क्योंकि ये वाला जो नट होता है इसको घुमाकर इसके जो जबड़े हैं ना इसकी साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इनका साइज इनकी कुल लंबाई से लिया जाता है, जैसे 400 mm, 760 mm, इस तरह से, ठीक है। और इसको एडजस्ट करके हम किसी भी साइज के नट बोल्ट को खोल सकते हैं। अगला है टी सॉकेट स्पैनर। टी सॉकेट स्पैनर किसी भी उपकरण में गहराई में लगे नट बोल्टों को, है ना, किसमें, गहराई में लगे नट बोल्टों को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह टी के आकार का स्पैनर होता है, देखेंगे टी सॉकेट स्पैनर यहाँ चित्र में दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, जिसमें एक सिरे पर नट व बोल्ट के आकार के अनुरूप सॉकेट बना होता है तथा जिसमें बल लगाकर घुमाने के लिए दूसरे सिरे पर एक हैंडल लगा होता है। प्रत्येक साइज के लिए एक अलग टी सॉकेट स्पैनर होता है, ठीक है। फिर अगला है, देखेंगे टी सॉकेट स्पैनर और ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखेंगे टी सॉकेट स्पैनर, ये केवल यहाँ खोखला है, बाकी यहाँ बीच में खोखला नहीं है, भरीमा है, ठीक है ना। फिर पर ये देखेंगे ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक कैसा है, खोखला है, ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्यूबुलर, मतलब ये ट्यूब में बना है। ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर, यह स्पैनर एक पाइप को फोर्ज करके उसके सिरे पर नट या बोल्ट के आकार के अनुरूप बना दिया जाता है। इसके दोनों सिरों पर अलग अलग साइज भी बनाया जा सकता है। इसके उपरांत दोनों ओर एक एक छिद्र कर दिया जाता है। यह छिद्र में हैंडल डालकर खोलने या बंद करने के लिए बल लगाया जाता है, ठीक है। चित्र में देखेंगे कि एक ट्यूबुलर स्पैनर दिखाया गया है, ठीक है। अब स्पैनर प्रयोग करते समय सावधानियां सावधानियां हमको जरूर पढ़नी है, ठीक है। स्पैनर में स्पैनर पर आवश्यकता से अधिक बल लगाने पर बोल्ट हेड या नट के सिरे गोल होकर स्लिप होने का भय रहता है। अतः इस पर कभी भी हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा पाइप लगाकर इसकी लंबाई नहीं बढ़ानी चाहिए, ठीक है। फिर अगला है ऐसे बोल्ट जिनके सिरे गोल हो चुके हैं या स्पैनर जिनका मुंह खुल चुका है प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे स्लिप होने से चोट लग सकती है। फिर अगला है नट या बोल्ट के लिए उचित साइज के स्पैनर का ही प्रयोग करना चाहिए। बड़ा स्पैनर प्रयोग करने से नट या बोल्ट का हेड गोल हो जाता है। फिर अगला है जाम हुए नट बोल्ट को खोलने के लिए पेनिट्रेंट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हथौड़े द्वारा हल्की हल्की चोट लगाने से भी ये, ये जाम टूट सकता है, ठीक है। फिर अगला है एडजस्टेबल स्पैनर का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि चल जबड़ा बल लगाने की दिशा में रहे, क्योंकि विपरीत दिशा में होने पर स्पैनर टूट सकता है। ग्रीस लगे स्पैनर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्लिप होने का खतरा रहता है। अब पढ़ते हैं रिंच, ठीक है। रिंच स्पैनर जैसा ही एक औजार होता है जिसका प्रयोग नट अथवा बोल्ट को कसने व खोलने के लिए किया जाता है।
रिंच कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, और इस स्पैनर किसके बनाए गए थे? वनेडियम स्टील के। किसी को याद है? वनेडियम स्टील के, ठीक है। उनको फोर्ज करके बनाया गया था। और ये किसके बनाए जाते हैं? रिंच कार्बन स्टील के। तथा भिन्न भिन्न रूपों में बनाए जाते हैं। रिंच एवं स्पैनर में मुख्य अंतर यह है कि रिंच के जबड़े के साइज को आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है, अर्थात स्पैनर एक स्थायी आकृति का हस्त औजार है, जबकि रिंच एक अस्थायी आकृति का हस्त औजार है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिंच के प्रकार। कार्यशाला में निम्न प्रकार के रिंच प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है रैचेट रिंच, दूसरा है चैन रिंच, तीसरा है पाइप रिंच और चौथा है एलन की, पांचवा है टार्क रिंच और छठवां है एयर इम्पैक्ट रिंच। ठीक है, आइए सारे रिंच को पढ़ते हैं। पहला है रैचेट रिंच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैचेट रिंच के दो भाग होते हैं, रैचेट हैंडल व बॉक्स स्पैनर या सॉकेट। दूसरा है बॉक्स बॉक्स को नट या रैचेट रिंच के दो भाग होते हैं, रैचेट हैंडल या बॉक्स स्पैनर, दूसरा है सॉकेट। बॉक्स को नट या बोल्ट के हेड में फंसाकर रैचेट हैंडल की सहायता से घुमाया जाता है। रैचेट मैकेनिज्म की सहायता से हैंडल को आगे पीछे चलाने पर बॉक्स एक ही दिशा में घूमता है। आवश्यकता अनुसार विपरीत दिशा में घुमाने के लिए इसमें एक लीवर होता है। ठीक है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस रिंच को बार बार नट या बोल्ट पर सेट नहीं करना पड़ता। मतलब एक बार सेट कर लिए और फिर उसकी लीवर को घुमाते रहे और उसका रैचेट उसको फंसा फंसा कर आगे की तरफ धकेलता जाएगा और पीछे की तरफ नहीं, वो नहीं आएगा, है ना। हम सब ने रैचेट देखा होगा। ये है रैचेट रिंच, ठीक है ना। फिर अगला है चैन पाइप रिंच। इस रिंच के एक सिरे पर दो प्लेटें लगी होती हैं। इन प्लेटों के सिरे पर खांचे बने होते हैं तथा एक चेन रिवेट द्वारा इनसे जुड़ी होती है। देखेंगे चैन रिंच, है ना। पाइप वाइप पकड़ने के लिए इसका प्रयोग, नल वल बनाने के लिए आप लोगों ने अपने घरों के आसपास जरूर देखा होगा, है ना। पाइप को पकड़ने के लिए इसे पाइप पर लपेट कर रिंच के बने ग्रूव में फंसा दिया जाता है। अब रिंच को घुमाने पर पाइप भी रिंच के साथ घूमता है। ठीक ना। ये चित्र में दिखाया गया है चैन रिंच, है ना, ऐसे होता है। ये हैंडल हो गया, रोलर चेन हो गया, दांते हो गए, ठीक है ना। ये देखेंगे एक पाइप को पकड़ कर इसमें घुमाया जाता है, ये है चैन पाइप रिंच। फिर अगला है पाइप रिंच। देखेंगे ये चैन टाइप का पाइप रिंच था, ठीक है ना। अब ये नॉर्मल पाइप रिंच है। पाइप रिंच चित्र में एक पाइप रिंच दर्शाया गया है। इसमें हैंडल में एक सिरे पर स्थिर जबड़ा होता है तथा दूसरे सिरे पर चल जबड़ा एक नट की सहायता से आगे पीछे चलाया जाता है। दोनों जबड़ों पर दांते कटे होते हैं, इससे ये किसी भी पाइप पर आसानी से पकड़ बना लेते हैं। इनका साइज रिंच की पूरी लंबाई द्वारा लिया जाता है, 150 mm, 300 mm आदि। ये हमारा कैसा है? पाइप रिंच है। अगला जो रिंच है वो एलन की। मशीन में कई तंग जगहों पर एक विशेष प्रकार के हेड वाले स्क्रू या एवं बोल्ट प्रयोग किए जाते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इनके हेड सिलेंड्रिकल होते हैं, जिनकी बाहरी सतह सीधी नर्लिंग की गई होती है। इनके हेड के बीच में हेक्सागोनल छिद्र होता है। ठीक है। अभी देखेंगे, ये है, ये हमारा है एलन की और ये है एलन स्क्रू। इसी में एलन की फंसती है ना। इसमें जो हेड है बाहर से तो गोल है पर अंदर से क्या है? हेक्सागोनल छिद्र बना हुआ है। इस होल में एलन की को फंसा कर घुमाया जाता है। यह एलन की एक स्टील की षडभुजाकार रॉड को 90 डिग्री पर मोड़ के बनाई जाती है। चित्र में एलन की दिखाई गई है। फिर है अगला है टार्क रेंच। इस नट इस देखेंगे इस नट का प्रयोग, सॉरी, इस रिंच का प्रयोग सॉकेट स्पैनर, ये नट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रिंच होना चाहिए, है ना। इस रिंच का प्रयोग सॉकेट स्पैनर के साथ किया जाता है। इस रिंच द्वारा नट को खोलते एवं कसते समय प्रयुक्त शक्ति को मापा जा सकता है। इस रिंच का प्रयोग करने से बोल्ट अथवा स्टड को खोलते समय इसके टूटने की आवश्यकता नहीं रहती है। टार्क रिंच का प्रयोग ऑटोमोबाइल तथा हवाई जहाज संबंधित कार्यों में किया जाता है। चित्र में इस रिंच की संरचना दर्शाई गई है। ठीक है। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है? टार्क रिंच। फिर है अगला एयर इम्पैक्ट रिंच।
एयर इम्पैक्ट रिंच हवा के, सॉरी रुकिएगा, एयर इम्पैक्ट रिंच, ठीक ना, ये है एयर इम्पैक्ट रिंच, अरे ज्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। एयर इम्पैक्ट रिंच हवा के दबाव पर कार्य करता है। यह नट तथा बोल्ट को कसने के लिए उच्च टार्क की स्पिनिंग स्पीड को प्रयोग करता है। रिंच की स्पिनिंग स्पीड को परिवर्तित करने के लिए इसमें एक लीवर लगा होता है। सामान्यतः एयर इम्पैक्ट रिंच में 1/2 इंच से 3/8 इंच का लग प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। बल बल प्रयोग किया जाता है, सॉरी। ये देखेंगे एयर इम्पैक्ट रिंच है, इसमें देखेंगे कि ये एयर लाइन गई हुई है, पाइपलाइन द्वारा एयर जाती है, और ये ट्रिगर है, इसको दबाते हैं तो अपना ये वाला सॉकेट घूमने लगता है, ठीक ना। और इसमें सॉकेट फंसा के किसी भी नट बोल्ट के उसका सॉकेट फंसा के इसको कर लिया जाता, मतलब नट को जैसे मान लीजिए 12 नंबर का नट है तो उसमें 12 नंबर की सॉकेट लगा के इसको खोला कसा जा सकता है। ये है रिवर्स नियंत्रण, उल्टा सीधा करने के लिए, ठीक है। फिर अब अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है प्लायर्स। अब हम पढ़ेंगे प्लायर्स, ये भी संयोजन और वियोजन औजार है।